क्वेश्चन आपके लिए। डेली आपको हम 50 क्वेश्चन देंगे, हो सकता है आगे हम बढ़ा भी दें। ठीक है, आगे चलते हैं। टारगेट रखना है 50 क्वेश्चन डेली। रेलवे एग्जाम्स में पूछे गए सामान्य विज्ञान आरआरबी के द्वारा। ठीक है, प्रश्न, पहला प्रश्न, सोना घुलनशील है? क्या चीज़ में सोना जो है घुलनशील होता है, बता सकते हैं कोई? तो इसका आंसर होगा आपको एक्वारेजिया। क्या होगा? एक्वारेजिया। एक्वारेजिया सॉल्यूशन में सोना घुलनशील होता है। ओके। गति का दूसरा नियम संबंधित है? क्या चीज से गति का दूसरा नियम संबंधित है? तो गति का दूसरा नियम संबंधित है आपको संवेग से। किससे? संवेग से। गति का दूसरा नियम आपको किससे संबंधित है? संवेग से। संवेग को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। किससे? पी से। एक फॉर्मूला होता है पी बराबर एम बी, मतलब मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, चलते हैं आगे। और यदि संवेग का पूछे आपको एसआई यूनिट क्या होगा? संवेग का एसआई यूनिट, तो संवेग का एसआई यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वह बल जो हमारे सोलर सिस्टम को बनाए रखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल जो हमारे सोलर सिस्टम को बनाए रखते हैं वो किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं? गुरुत्वाकर्षण के नियम पे। गुरुत्वाकर्षण बल जो है ना हमारे सोलर सिस्टम को बनाए रखता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह धंसी हुई होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोई बता सकते हैं? एक गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह धंसी हुई रहती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? दर्पण अवतल, अवतल, अवतल दर्पण। आपको दिखाते हैं अवतल दर्पण कैसा होता है, ये देखिए। इसका देखिए परावर्तक सतह ये वाला हुआ, ये वाला पार्ट जो है ना परावर्तक सतह हुआ, इस साइड तो रंगा हुआ है, पॉलिश किया हुआ है। तो ये जो परावर्तक सतह हुआ ये धंसी हुई है। ठीक, इसीलिए हम इसको कौन सा दर्पण बोलते हैं? अवतल दर्पण। ठीक, ओके। दूसरा एक होता है कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण। इसका जो परावर्तक सतह होता है ना उभरा हुआ रहता है। आप देख सकते हैं इसका परावर्तक सतह क्या है? उभरा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग। जी का मान कितना होता है? जी का मान कितना होता है? 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जी का मान कितना होता है? जी का मान होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एल्किन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, जिसमें दो कार्बन एटम्स के बीच एक दोहरा आबंध होता है, मतलब डबल बॉन्ड होता है दो कार्बन एटम्स के बीच। ठीक है, तो उसका सामान्य सूत्र क्या होगा? तो एल्किन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। ये हुआ एल्किन का सामान्य सूत्र। साथ ही साथ आपको और हम बता देते हैं एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2। और साथ ही साथ एल्काइन का बता देते हैं। एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2।
2। ठीक है, ओके। आगे नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। सवाल नंबर आगे हम लोग का 7। 25 डिग्री C पर साउंड का वेग मैक्सिमम होगा। 25 डिग्री C पर साउंड का वेग क्या होगा? मैक्सिमम होगा। किस में? एल्युमिनियम में। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम में जो है ना साउंड का वेग मैक्सिमम होता है 25 डिग्री C पर। ठीक है, नेक्स्ट आगे। झूले झूले पर बैठे लड़के की गति कैसी होगी? अब बताइए, झूले पर बैठे लड़के की गति कैसी होगी? आवर्ती गति होगी। कौन सा गति होगी? आवर्ती आवर्ती गति होती है। ठीक है, एक जटिल अस्थायी उत्तक है। एक जटिल अस्थायी उत्तक का एग्जाम्पल देना है आपको, वो है आपको फ्लोएम। क्या है? फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम जानते हैं ना, वही फ्लोएम। फ्लोएम जो है ना एक अस्थायी उत्तक है, जटिल अस्थायी उत्तक। ठीक, 9 क्वेश्चन हो गया। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपको, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन में आयनीकरण क्षमता का क्रम होगा। इसका क्रम क्या होगा? इसका क्रम हमको बताना है। ठीक है, बता देते हैं। तो सोडियम का आयनीकरण क्षमता जो है कम होता है, इससे ज़्यादा होता है आयनीकरण क्षमता किसका? आयनीकरण क्षमता मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम से ज़्यादा किसका होता है? एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम से ज़्यादा किसका होता है? सिलिकॉन का। तो ये सेम इसी तरह ही था। सोडियम का आयनीकरण क्षमता जो होता है कम होता है, इससे ज़्यादा होता है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम से ज़्यादा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से ज़्यादा सिलिकॉन। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। शब्द परमाणु को खोजा। शब्द परमाणु को किसने खोजा? एक वैज्ञानिक था, डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस 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 ने जो है ना परमाणु शब्द को खोजा था। ठीक है, या परमाणु शब्द दिया था। ओके, दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट 12 नंबर। निषेचित अंडा युग्मज निषेचित अंडा और युग्मज समाविष्ट हो जाता है कहाँ जानते हैं? गर्भाशय में। कहाँ? गर्भाशय में। कहाँ होता है? गर्भाशय में। गो गर्भाशय के गर्भाशय की परत में। ठीक, थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। निषेचित अंडा या युग्मज समाविष्ट हो जाता है कहाँ? गर्भाशय की परत में। इनर्ट गैस, कौन सी गैस? इनर्ट गैस मतलब निष्क्रिय गैस। कौन सी गैस? निष्क्रिय गैस समूह है। इनर्ट गैस जो निष्क्रिय गैस समूह है वो किस ग्रुप का है, किस समूह का है? क्वेश्चन का पर्पस यही है पूछने का। तो ये जानते हैं कौन सा ग्रुप का है निष्क्रिय गैस? 18वां, लास्ट वाला जो ग्रुप है। 18वां समूह में इनर्ट गैस है, हीलियम, आर्गन, जनन, ये सब निष्क्रिय गैस। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? शून्य समूह। कौन सा समूह? शून्य समूह। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट थोड़ा फास्ट पर आते हैं अब। मेंडल ने किसने? मेंडल ने युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया। मेंडल ने युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया। किस आधार पे दिया? एक संकर संकरण संस्करण, या इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग।
बांध, बांध की पानी में होती है, बांध की पानी में क्या होती है, यहाँ पे ऊर्जा की बात किया जा रहा है, ठीक है। बांध की पानी में क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। बांध की पानी में जो होती है स्थितिज ऊर्जा होती है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के एब्सेंट में होती है, ऑक्सीजन के एब्सेंट में जो है ना कौन सी श्वसन प्रक्रिया होती है, अवायवीय, अवायवीय। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है अवायवीय श्वसन, ठीक। ओके, नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 17, ठीक। 17 में क्या कर रहा है, इसरो, कौन, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में। कहाँ है इसरो का हेडक्वार्टर, बेंगलुरु। इसरो के एक मिशन में 31 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है, तो कहाँ से लॉन्च किया गया, इस क्वेश्चन का पर्पस है पूछने का, कहाँ से लॉन्च किया गया। इसरो ने जो एक मिशन में 31 उपग्रहों को लॉन्च किया था वो कहाँ से किया था, तो वो क्या था आपको श्रीहरिकोटा से, श्रीहरिकोटा। कहाँ से, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया था। ओके दोस्तों, नेक्स्ट सवाल 18, जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है, उसको हम लोग कौन सा जीव बोलते हैं, कौन सा जीव है जो बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है, बता सकते हैं कोई, बताइए। चलिए हम बताते हैं, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम समूह का जो जीव है उसका जो प्रजनन होता है बहुविखंडन के द्वारा, किसके द्वारा, बहुविखंडन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल 29 नंबर पे चलते हैं हम लोग, ठीक। 29 में क्या है देख लेते हैं एक बार, पहले समूह के तत्वों को कहा जाता है, पहले समूह के तत्वों को क्या जाता है, आप जब आवर्त सारणी में पढ़ते होंगे, आधुनिक आवर्त सारणी, तो उसका जो पहला समूह है, पहला ग्रुप इस तरह का, ठीक है ना, तो उस समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, जानते हैं, क्षार धातुएं, क्या बोलते हैं, क्षार धातुएं। पहले समूह के तत्वों को कहा जाता है क्षार धातुएं, ठीक। बेसिक मेटल, जिसको अंग्रेजी में आप बोल सकते हैं बेसिक मेटल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर पैनल, कौन सा पैनल, सौर पैनल, सौर पैनल, कौन सा पैनल, सौर पैनल में धातु प्रयुक्त होती है, सौर पैनल में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है, तो सौर पैनल में सिलिकॉन, SiLiCon, सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता है सौर पैनल में। ओके, नेक्स्ट सवाल हम लोग चलते हैं 21 नंबर पे, 21 नंबर सवाल, चलिए हाँ 21 नंबर सवाल आ गया मेरे पास। हम्म, 21 नंबर सवाल, पॉलिश सतह पर प्रकाश की एक किरण सतह पर मिलने के बाद उसी माध्यम में लौटती है, उससे कहा जाता है, मतलब कोई पोलीदार सतह है उस पर प्रकाश की किरण पड़ा, ठीक, फिर उसी माध्यम में वापस लौट गया, जैसे देख लीजिए एक पोलीदार सतह हम लेते हैं, ये पोलीदार सतह, ठीक है, एक प्रकाश की किरण आई, ठीक है, फिर उसी माध्यम में वापस लौट गई, ठीक। तो इस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन,
ठीक है। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को ढका जाता है। क्या चीज़ से ढका जाता है? प्रतिध्वनि समझते हैं ना, जो वापस आवाज़ सुनाई देता है आपको। तो प्रतिध्वनि को यदि हमको कम करना है तो ऑडिटोरियम की छत हो या दीवार हो तो उसको क्या चीज़ से ढका जाना चाहिए? उसको ढका जाता है फाइबर बोर्ड से। क्या चीज़ से ढका जाता है? फाइबर बोर्ड से ढका जाता है, ताकि प्रतिध्वनि हमको कम सुनाई मिले। ठीक है, आवाज़ गूंजे नहीं ऑडिटोरियम में, इसीलिए उसके छतों और दीवारों को ढका जाता है फाइबर बोर्ड से। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है कितना? अनंत। समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है अनंत होती है। कितना होती है? अनंत होती है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन। हम 24 पे पहुंच गए, आधा हम लोग कर लिए हैं। 50 में से 24 पहुंच गए हैं, मतलब आधा हो ही गया ना। 24 नंबर क्वेश्चन, साधारण मानव में गुणसूत्र की संख्या होती है। साधारण मानव में गुणसूत्र की संख्या जो होती है ना 46 होती है। कितना होती है? 46, मतलब 23 जोड़ा। कितना जोड़ा? 23 जोड़े गुणसूत्र होती है, या क्रोमोसोम आप बोल सकते हैं इंग्लिश में। ठीक, और एक चीज़ आपको हम बता दें, ये जो आजकल चलता है, लड़का हो या लड़की, ठीक, तो लड़का होगा या लड़की, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपको पिता पे। लेकिन हमारे गांव घर में अभी भी उतना डेवलप नहीं हुआ है। साइंसी लोग उतना भी, साइंस की तरह अभी लोग रुख नहीं किया है, तो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, फीमेल का एक्स क्रोमोसोम, ठीक, मेल का एक्स क्रोमोसोम, ये दोनों मिलने के बाद क्या होगा? लड़की होगी। ठीक, और फीमेल का एक्स क्रोमोसोम और मेल का वाई क्रोमोसोम, इसको मिलने के बाद क्या होगा? लड़का। ठीक, तो आज से आप लोग समझ जाइए, ये लड़का लड़की जो होता है किस पे डिपेंड करता है? वो पुरुष पे डिपेंड करता है, मेल पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि महिला में जो है, फीमेल में जो है या लड़की में जो है, फीमेल में 23 जोड़ा सेम होता है। एक्स एक्स क्रोमोसोम 23 जोड़ा होता है, लेकिन मेल में एक जोड़ा जो है एक्स वाई, वो फीमेल से डिफरेंट होता है। तो यही जो एक्स वाई जो मेल में एक जोड़ा जो डिफरेंट होता है, इसी से निर्धारित होगा लड़का होगा या लड़की। होप आप समझ चुके होंगे। अब आप लोग दोष नहीं दीजिएगा लड़की लोग को, कई लड़के लोग को बहुत प्रताड़ित किया जाता है कि हमको बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। तो आजकल के ज़माने में बेटा बेटी सब बराबर होता है। ओके दोस्तों, यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, तो लड़का होगा या लड़की किस पे डिपेंड करेगा? पिता पे डिपेंड करेगा, मेल पे डिपेंड करेगा, पुरुष पे डिपेंड करेगा। ठीक, आज से लड़की को ताना मारना, महिला को ताना मारना, औरत को ताना मारना बंद कर दीजिएगा। ओके, रिक्वेस्ट है आपसे। धन्यवाद। आगे चलते हैं हम लोग, और अपने गांव घर में भी बताया कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। मकड़ियों, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पाइडर्स, स्पाइडर्स का अध्ययन किया जाता है। ठीक, स्पाइडर्स का अध्ययन किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरेनियोलॉजी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरेनियोलॉजी। क्या बोलते हैं? एरेनियोलॉजी। मकड़ी का अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? एरेनियोलॉजी। एरेनियोलॉजी, मकड़ी का अध्ययन को एरेनियोलॉजी। ओके, आगे चलते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 26। MMRT का संबंधित है। MMRT का क्या चीज़ से संबंधित है? नाम से ही पता चलता है, मीजल्स। क्या चीज़? एम। एम का मतलब हुआ मीजल्स, MEASLES, मीजल्स। मीजल्स मतलब क्या हुआ? मीजल्स मतलब क्या हुआ? खसरा। क्या हुआ? खसरा। ठीक। और दूसरा एम का मतलब क्या हुआ? मम्प्स। इसका मतलब क्या होता है? मम्प्स का मतलब क्या होता है? गलसुआ। क्या होता है? गलसुआ। और एक आपका आर। आर का मतलब क्या होता है? रूबेला। क्या होता है? रूबेला। ठीक। तो MMRT का जो संबंधित है, क्या चीज़ से संबंधित है? मीजल्स से मतलब खसरा से, मम्प्स से मतलब गलसुआ से, रूबेला, ये 3 बीमारी से संबंधित है MMRT का। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। सांस लेने की प्रक्रिया में शामिल है। सांस लेने की प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ शामिल है? प्रश्वसन, प्रश्वसन एंड निश्वसन। सांस लेने की प्रक्रिया में शामिल है प्रश्वसन और निश्वसन। ओके। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 × 10⁻24 kg। 6 × 10⁻24 kg, ये होता है पृथ्वी का द्रव्यमान। ओके। नेक्स्ट सवाल। एक लिंगी पुष्प है। एक लिंगी पुष्प क्या है? पपीता। ऑप्शन के अनुसार पपीता। क्या होगा? पपीता एक लिंगी पुष्प है। पपीता क्या है? एक लिंगी पुष्प है। 29 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चलते हैं कौन सा क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन पे। कौन सा क्वेश्चन पे? 30 नंबर क्वेश्चन पे। ओके। चलिए नेक्स्ट सवाल 30 नंबर। 30 में देखते हैं क्या है। व्यक्ति के पास अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होगी कहाँ? जब वह छत पर बैठा हो। जब वह छत पर बैठा हो। कहाँ पर? छत पर बैठा हो। व्यक्ति के पास अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होगी किस कंडीशन में? जब वह छत पर बैठा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का धात्विक गुण परिवर्तित होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में जो है तत्वों का धात्विक गुण परिवर्तित होता है, मतलब मेटालिक गुण। कैसे परिवर्तित होता है? जब आप आवर्त में जब आप आवर्त में लेफ्ट से राइट जाएंगे, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, जब आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो मेटालिक गुण जो है घटता है। मेटालिक गुण क्या होता है? घटता है। जब आवर्त सारणी में आप बायां से दायां जाइएगा ना, तो आवर्त सारणी में बायां से दायां जाने के बाद मेटालिक गुण जो है तत्व का घटता है। लेकिन वही समूह में या ग्रुप में यदि आप ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तब जो उसका मेटालिक गुण है बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व का धात्विक गुण जो है, धात्विक गुण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है, बाएं से दाएं जाने पर घटता है, और वहीं समूह में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। ब्रेन का सोचने वाला मुख्य भाग, ब्रेन का सोचने वाला मुख्य भाग जो है ना, अग्र मस्तिष्क है। ब्रेन का सोचने वाला मुख्य भाग क्या है? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क। ओके। नेक्स्ट सवाल। एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। एक लिंगी पुष्प है, अभी तुरंत बताइए, जल्दी बताइए, फास्ट कमेंट कीजिए। पपीता। पपीता जो है आपका एक लिंगी पुष्प है। ओके। नेक्स्ट सवाल।
क्वेश्चन नंबर 34। कौन सा क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे? 34 पे। ठीक है, 34 में क्या कह रहा है? 34 नंबर क्वेश्चन में, जब आप अपनी हथेली पर एसीटोन डालते हैं और आपकी हथेली में ठंडक महसूस होती है, ऐसा होता है, इसका क्या कारण है? आप लोग देखे होंगे, जब आप एसीटोन डालते हैं या आप सैनिटाइजर सब हाथ में डालते हैं तो आपको ठंडा महसूस होता होगा। ऐसा क्यों होता है जानते हैं? वाष्पन के कारण। किसके कारण? वाष्पन के कारण। वाष्पन के कारण जो है ना, आपका हाथ जो है ठंडा महसूस होता है, हथेली। ठीक है, आगे चलते हैं। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का एक उदाहरण है नेचुरल गैस। कौन सा गैस? नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है, परंपरागत स्रोत है, मतलब बहुत दिन तक चलने वाला ये है, परंपरा से चलते आ रहा है। ठीक है, ये एक पारंपरिक स्रोत है नेचुरल गैस ऊर्जा का। नेक्स्ट सवाल 36 नंबर। 36 नंबर में क्या कह रहा है, देख लेते हैं एक बार। सबसे दुर्बल अम्ल। सबसे दुर्बल अम्ल क्या है जानते हैं आप? बेंजोइक अम्ल। कौन सा अम्ल? बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल जो है ना सबसे दुर्बल अम्ल है। ऑप्शन के हिसाब से हो सकता है रेलवे के एग्जाम में एक क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन तो रेलवे का ही है, उसमें हो सकता है ऑप्शन में हो बेंजोइक अम्ल। तो बेंजोइक अम्ल यदि ऑप्शन में है तो ये सबसे दुर्बल अम्ल है। ओके, नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 37। वस्तु का इमेज उसके वास्तविक आकार को प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस के सामने रखा जाना चाहिए। मतलब ये कह रहा है कि उत्तल लेंस के सामने हम वस्तु को कहाँ रखेंगे कि इमेज जो है ना वस्तु के आकार का प्राप्त होगा। मतलब वस्तु जितना बड़ा है उतना बड़ा ही उसका इमेज हमको मिलना चाहिए। तो उत्तल लेंस के हम कहाँ पे रखेंगे? उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट को? ऑब्जेक्ट को जब आप उत्तल लेंस के 2f1 पे रखिएगा, फोकस के दुगुना पर रखिएगा, तब आपको जो है वस्तु के आकार के जैसा आपको उसका इमेज प्राप्त होगा। ठीक है, किसमें? उत्तल लेंस में। ये ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी ठंडा रहने का कारण है। आप देखे होंगे जब मिट्टी के बर्तन में जब जल रखा जाता है गर्मी में भी, तो उस टाइम ठंडा रहता है। इसका कारण क्या जानते हैं? वाष्पन। क्या कारण है इसका? इसका कारण आपको वाष्पन। क्या? वाष्पन। वाष्पन के कारण जो है जल कैसा रहता है? ठंडा रहता है गर्मी के मौसम में भी। किस बर्तन में? मिट्टी के बर्तन में। और किसी बर्तन में आप रखिएगा ठंडा नहीं रहेगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 38 क्वेश्चन हो गया ना। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन? 39। क्वेश्चन नंबर 39। ठीक, 39 में देखते हैं हम लोग। 39 में क्या कह रहा है? कह रहा है किसी ऊंचाई पर एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को कहते हैं। क्या कहेंगे? मान लीजिए किसी ऊंचाई पर है एक वस्तु। ठीक, तो ऊंचाई पर यदि एक वस्तु है तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे गुरुत्वीय गुरुत्वीय स्थितिज गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। क्या बोलेंगे? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। यदि कोई वस्तु किसी ऊंचाई पर स्थित है तो उसके स्थितिज ऊर्जा को हम लोग बोलेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। प्लेटिनम धातु। कौन सा धातु? प्लेटिनम धातु का क्षय। क्या प्लेटिनम धातु का क्षय होता है? नहीं होता है। प्लेटिनम धातु का क्षय जो है ना, इसका आंसर क्या होगा? नहीं, प्लेटिनम धातु का क्षय नहीं होता है। ठीक, आगे चलते हैं। सबसे तन्य धातु है। सबसे तन्य मतलब जिसको आप खींच सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा खींच सकते हैं उसका। ठीक है, बहुत पतला कर सकते हैं। ठीक, तार के जैसा बना सकते हैं, तार से भी पतला।
तो सबसे तन्य धातु क्या जानते हैं? सोना है। कौन सा है? सोना। सबसे तन्य धातु सोना। सबसे तन्य धातु सोना। सोना का जो सिंबल क्या है? Au। यदि बोले सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होता है? सुचालक। सबसे अच्छा सुचालक बोले तो कौन सा है? सबसे अच्छा सुचालक वो चांदी है। कौन सा है? चांदी। इसका सिंबल क्या है? Ag। ओके, नेक्स्ट सवाल 42। लार में एंजाइम होता है। लार में कौन सा एंजाइम होता है? बता सकते हैं आप लोग? एमाइलेज। कौन सा होता है? एमाइलेज। लार में कौन सा धातु होता है? एमाइलेज धातु होता है लार में। लार में कौन सा धातु? एमाइलेज धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। समुद्री। समुद्री जल में ध्वनि की गति होगी। समुद्री जल में ध्वनि की गति कितना जानते हैं आप लोग? 1531 मीटर प्रति सेकंड। 1531 मीटर पर सेकंड। समुद्री जल में जो ध्वनि की गति होती है, ध्वनि की गति किसमें? समुद्री जल में कितना होता है? 1531 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लांट्स, क्या बोल रहे हैं? प्लांट्स में जल वाष्प, प्लांट्स में जल वाष्प के रूप में जल की हानि को कहा जाता है। प्लांट्स में जानते हैं जल की हानि होती है जल वाष्प के रूप में, तो उसको, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन। इस घटना को हम लोग बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। ठीक, प्लांट्स में जो जलवाष्प के रूप में जल की हानि होती है प्लांट्स में, उस क्रिया को हम लोग बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 पे। टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में नहीं होता है। टेरिडोफाइटा के समूह के पौधों में क्या नहीं होता है? पुष्प नहीं होता है। क्या नहीं होता है? पुष्प। टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में नहीं होता है। क्या नहीं होता है? पुष्प नहीं होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति होने का कारण क्या है? मतलब पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा जो गति कर रहा है, इसका कारण क्या है? गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल। कौन सा बल? गुरुत्व बल। गुरुत्व बल के कारण जो है ना, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति करता है। नेक्स्ट, आगे चलें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर। कौन सा? 47। 47 में देखते हैं क्या हम। प्लांट्स में लचीलापन प्रदान करने वाले अस्थायी ऊतक को कहा जाता है। प्लांट्स में जो लचीलापन प्रदान करता है, उस अस्थायी ऊतक को हम लोग क्या बोलते हैं? कोलेन, कोलेन काइमा। कोलेन, कोलेन काइमा। क्या बोलते हैं उसको? कोलेन काइमा बोलते हैं। प्लांट्स में जो लचीलापन प्रदान करता है, उस अस्थायी ऊतक को हम लोग क्या बोलते हैं? कोलेन काइमा बोलते हैं। ओके, आवर्त सारणी के समूह में सभी तत्वों के समान होते हैं। क्या समान होते हैं? सभी तत्वों के आवर्त सारणी के, आवर्त सारणी के समूह में, किसमें? समूह में सभी तत्वों के समान होते हैं। क्या समान होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। आवर्त सारणी के समूह में जो है ना, सभी तत्वों के समान होते हैं। क्या समान होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्यों के पाचन में, मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल होता है। मनुष्यों के पाचन तंत्र में जो उत्सर्जित अम्ल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं HCl। क्या बोलते हैं? HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ओके, गर्भाशय में कॉपर्टी रखी जाती है, उस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? बताइए तो कोई। गर्भ निरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्भ निरोध।
ठीक। गर्भाशय में कॉपर्टी रखी जाती है, उस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? गर्भनिरोध बोलते हैं। ओके, धन्यवाद। लाइक कर दीजिएगा। यदि आप इस सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और डेली आपको 50 क्वेश्चन, आज तो 50 ही है, हमको लगता है आगे जाके हम लोग डेली जो है ना कम से कम 50 क्वेश्चन तो आज किए ही, कम से कम हम लोग 100 का टारगेट लेते हैं। 100 क्वेश्चन सिर्फ वन लिंक में। यदि आप लोग बोलिएगा तो हम जो है ना एक फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट कर देंगे ग्रुप डी के लिए, रेलवे के लिए। हम लोग ला रहे हैं फाउंडेशन बैच, बिल्कुल फ्री। ये बैच बिल्कुल फ्री रहेगा, फाउंडेशन बैच, ठीक है, रेलवे के लिए। इसमें आपको कंप्लीट जनरल स्टडीज, मतलब बोले तो जीके जीएस और मेन खास करके जीएस के लिए जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान को हम आपको पढ़ाएंगे एकदम चैप्टर वाइज आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यू प्रीवियस ईयर वाला। प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं रेलवे में, वो सारा क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे, ठीक है, चैप्टर वाइज। पहले आपको थ्योरी पढ़ाएंगे सामान्य विज्ञान का, जनरल साइंस का, पूरा साइंस आपका हम कंप्लीट करेंगे फाउंडेशन बेच में। डेली क्लास चलेगा 1 घंटा, या 1 घंटा से नहीं हो सकेगा तो कम से कम 2 घंटा डेली क्लास चलेगा फाउंडेशन। उसमें आपको कंप्लीट करवाएंगे जनरल साइंस। और सिर्फ ये रेलवे के लिए ही नहीं, एसएससी के लिए भी है, बीपीएससी के लिए भी है। इससे ज़्यादा साइंस हमको नहीं लगता किसी एग्जाम में आएगा। जितना हम करा देंगे, जितना हम कराएंगे उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। उतना कर लिया, समझ लीजिए आपका जीएस का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, हम दावा करते हैं। जीएस का, जनरल साइंस का, ठीक है, एक बार पढ़ के देख लीजिए। यदि वीडियो डाल रहे हैं, यदि अच्छा लगा आप लोग को, अच्छा रिस्पांस आया, यदि आप लोग कमेंट करते हैं हमको चाहिए वीडियो फाउंडेशन बैच चाहिए, तो हम यूट्यूब पे फ्री फाउंडेशन बैच स्टार्ट करेंगे जनरल साइंस के लिए, रेलवे के लिए, एसएससी के लिए, ठीक। आजकल रेलवे में जो जनरल साइंस का क्वेश्चन आ रहा है वो थोड़ा सा टफ आ रहा है, उसको हम इजी बना देंगे, बहुत इजी आप देख के आंसर बता सकते हैं, ठीक है। पहले हम प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लेते हैं 30 डेज, और साथ ही साथ यदि आप लोग कमेंट करते हैं तो हम आपके लिए जो है ना फाउंडेशन बैच लाएंगे, पूरा 0 से हीरो वाला बैच, कंप्लीट जनरल साइंस करवाएंगे। उससे बाहर किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।